उस रात मच्छग्राम में मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा में नमी और धान के खेतों से आती गीली मिट्टी की सोंधी महक मानसून की हवा में घुली हुई थी। लेकिन एक और गंध थी जो नाक में चुभ रही थी। एक अजीब सी सड़ांध, जैसे मांगुर मछली के उस काले घने तालाब के पानी की सतह के नीचे कुछ गल रहा हो। पूरन काका, जो 20 सालों से इस फार्म में वफादारी से सेवा कर रहे थे, उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। तालाब, जहां हजारों मांगुर मछलियां आमतौर पर शांत रहती थीं, अब उबल रहा था। मछलियां पागलों की तरह उछल रही थी, मानो वे कोई गहरा राज छिपाने की कोशिश कर रही हों। और ठीक दूसरी तरफ श्रीमती सावित्री अपने शरीर को सिकोड़े खड़ी थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। लेकिन उनका वह रोना उनकी आंखों से मेल नहीं खा रहा था, जो लगातार तालाब को घूर रही थी, तीखी, डर से भरी और साथ ही एक अजीब से सुकून से भरी। उस कीचड़ के नीचे असल में क्या छिपा था? उस रात मच्छग्राम गांव की शांति एक ऐसे काले रहस्य से टूट गई थी, जो सबको खौफ के अंधेरे कुएं में खींचने को तैयार था। 10 दिन बीत चुके थे जब से देबनाथ पोद्दार, वह आदमी जिसे मच्छग्राम का मांगुर किंग कहा जाता था, अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। कोई खबर नहीं, कोई खत नहीं, यहाँ तक कि उसकी पुरानी मोटरबाइक भी आंगन में करीने से खड़ी थी। उसकी एक जोड़ी घिसी हुई चप्पलें बरामदे में पड़ी थी, अभी भी कीचड़ से गीली, मानो वह अभी अभी घर लौटा हो और अंदर जाने ही वाला हो। लेकिन उस रात के बाद से वह बड़ा सा घर, जिसके पीछे वह विशाल मछली का तालाब था, बस सन्नाटे से भर गया था। उसकी पत्नी श्रीमती सावित्री रोते बिल खते हुए पड़ोसियों के घर की तरफ भागी। उसकी आवाज ने गांव की रात का सन्नाटा चीर दिया। मेरे पति गायब हो गए हैं, कोई उन्हें ढूंढो। उसके आंसू बेतहाशा बह रहे थे। जब तक पड़ोसी इकट्ठा हुए, उसकी आवाज बैठ चुकी थी। किसी ने उसे शांत करने की कोशिश की, किसी ने फौरन पुलिस को फोन करने की पहल की। लेकिन पूरन काका के लिए, उस वफादार नौकर के लिए जो दशकों से उस फार्म पर रह रहा था, कुछ बहुत अजीब था। उस रात के बाद से पीछे वाले तालाब की मछलियां बेचैन हो गई थी। आम तौर पर मांगुर मछलियां तभी सतह पर आती हैं जब वे भूखी हों। लेकिन इस बार वे पूरी रात उबलती रहीं, हवा में उछलती रहीं, पानी में डरावनी लहरें पैदा करती रहीं। पूरन काका को अपने पुराने अनुभव से यकीन हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन यह कहने की हिम्मत कौन करता? खासकर तब जब खुद श्रीमती सावित्री सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक अनुभवी और तेज-तर्रार जासूस, जो अपनी ठंडक और पैनी नजर के लिए जाना जाता था, खुद मौके पर आया। उसने आते ही ज्यादा बात नहीं की, किसी से सवाल नहीं किया। वह बस घर के पीछे उस बड़े तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। पानी की सतह शांत दिख रही थी, लेकिन कभी कभार कीचड़ के छींटों के साथ एक जंगली लहर उठती थी। अपनी उस तीखी नजर के पीछे से विक्रम जैसे महसूस कर सकता था कि यह शांति महज एक नकाब है। यह तालाब कुछ छुपा रहा है, वह धीरे से बुदबुदाया, लगभग खुद से बात करते हुए। पुलिस ने संभावनाओं की जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों को शक था कि देबनाथ को उसके किसी कारोबारी दुश्मन ने फंसाया है, क्योंकि उसकी बड़े व्यापारियों से अक्सर तकरार होती रहती थी। लेकिन जब उस आरोपी की तलाश की गई, तो देबनाथ के गायब होने की रात का उसका एलिबाई बहुत मजबूत निकला। वह उस वक्त परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए कोलकाता में था। फिर एक अफवाह उड़ी कि देबनाथ शहर की किसी जवान औरत के साथ भाग गया है।
लेकिन जब पुलिस ने इस खबर की पड़ताल की तो इसका कोई आधार नहीं मिला। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। यह सब बस चाय की दुकानों पर होने वाली गपशप थी, जो देबनाथ की दौलत से जलने वालों के दिलों से पैदा हुई थी। इन तमाम अटकलों के बीच श्रीमती सावित्री लगातार रोती रहीं। वह दिनरात गांव में घूमती, पड़ोसियों के घर जाती, यहाँ तक कि आंगन में पूजा पाठ करवाने के लिए एक तांत्रिक को भी पैसे दिए। हर कोई उसका दुख देखकर द्रवित था, सिवाय एक आदमी के, इंस्पेक्टर विक्रम। आंसू हमेशा सच्चे नहीं होते, उसने ठंडेपन से कहा, जब एक युवा कांस्टेबल ने सावित्री को देखकर अफसोस जाहिर किया। विक्रम ने अपनी टीम को गांव के आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने को कहा। एक धुंधली सी स्क्रीन पर देबनाथ पोद्दार रात करीब 9 बजे आखिरी बार घर लौटता हुआ दिखा। उसके बाद उसके बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं था। लेकिन एक बात और भी ज्यादा शक पैदा करने वाली थी। अपने पति को खोजने के लिए 10 दिनों की इस कथित हताशा के दौरान श्रीमती सावित्री ने अपने पति को सिर्फ 3 बार फोन किया था। इसके विपरीत एक अनजान नंबर पर आधी रात को लगभग 20 कॉल की गई थी। वह नंबर रोहन चटर्जी का था, एक मछली व्यापारी जो अक्सर देबनाथ से माल खरीदने आता था। रोहन अपनी मिलनसार बातों के लिए जाना जाता था। उम्र 30 से 32 के करीब और बात करने का मीठा अंदाज जो आसानी से लोगों को सहज महसूस कराता था। रोहन चटर्जी, इंस्पेक्टर विक्रम ने उस नाम को दोहराया। लेकिन एक और बात थी जो उसके दिल में चुभ गई थी। इन 10 दिनों की तलाश में श्रीमती सावित्री ने एक बार भी पुलिस को तालाब की जांच करने का सुझाव नहीं दिया था, जबकि सब जानते थे कि देबनाथ अपनी लगभग हर सुबह वहीं बिताता था, अपनी प्यारी मछलियों को दाना डालते हुए। विक्रम रात में एक बार फिर तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी। पानी की सतह पर हलचल थी, मानो वे हजारों मछलियां कोई बेचैनी छिपाए हुए हों। उसने एक लंबी सांस ली। इस तरह के घरों में, वह धीरे से बुदबुदाया, गुनाहगार बाहर से नहीं आते। वे पीड़ित के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं। यह वाक्य सुनकर पूरन काका, जो चुपके से उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे, कांप उठे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया, मानो समझ गए हों कि कितना काला सच सामने आने वाला है। अगले कुछ दिनों में जांच ने और दबाव बढ़ाया। कुछ पड़ोसियों ने यह मानना शुरू कर दिया कि उन्होंने अक्सर उस घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। रमा दीदी, जो ठीक बगल में रहती थी, ने कहा, देबनाथ बाबू बाहर भले ही अच्छे थे, पर घर में उनकी आवाज हमेशा तेज रहती थी। अक्सर प्लेटें टूटने और श्रीमती सावित्री के धीरे धीरे रोने की आवाजें आती थी। हम कभी दखल देने की हिम्मत नहीं कर पाए। धीरे धीरे उस मांगुर किंग की गृहस्थी की तस्वीर साफ होने लगी। उस आलीशान घर और विशाल तालाबों की जमीन के पीछे एक काला राज दफन था। एक ऐसी पत्नी जो अपने सख्त पति के साये में जी रही थी और शायद बहुत पहले ही इस रिश्ते में बने रहने की वजह खो चुकी थी। और उन सूनी रातों में, जब उसका रोना किसी को सुनाई नहीं देता था, मोबाइल फोन एक पुल बन गया था, जो श्रीमती सावित्री के अकेलेपन को रोहन चटर्जी की गर्मजोशी भरी आवाज से जोड़ता था। विक्रम सिंह ने जांच की फाइल बंद की और खुद से फुसफुसाया, यह सब तो बस शुरुआत है। कथावाचक। तो सुनने वालों, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज किसी अजनबी के हाथ का चाकू नहीं होती, बल्कि वह धीमी फुसफुसाहट होती है जो किसी ऐसे इंसान के कान में पड़ती है जो बहुत लंबे समय से ज़ख्म सह रहा हो। और मछग्राम में भी ठीक यही हो रहा था। शुरुआती दिनों की उलझुल खबरों के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने खामोश सुरागों का पीछा करना चुना। फोन कॉल्स, छोटे संदेश
और वे कदम जो कैमरे में तो कैद नहीं हुए, लेकिन देखने वालों के दिलों में दर्ज हो गए थे। कॉल लॉग्स की किताब में श्रीमती सावित्री के फोन से रोहन चटर्जी के नंबर पर की गई आधी रात की कॉल सिर्फ 3 या 4 नहीं थी। उनकी गिनती बढ़कर लगभग 20 तक पहुंच गई थी। ज्यादातर कॉल आधी रात के बाद की गई थी, जब पूरा गांव सो चुका होता था। इंस्पेक्टर विक्रम उस लिस्ट को देर तक घूरता रहा, जैसे कोई मछुआरा जाल फेंकने से पहले पानी का बहाव भांप रहा हो। उसने अपनी छोटी टीम को टावर लोकेशन खंगालने को कहा। जो नतीजा आया, उससे उसकी त्योरियां चढ़ गईं। कुछ खास रातों में रोहन के मोबाइल का सिग्नल फार्म के पास वाले कच्चे रास्ते पर पाया गया था, वह भी सुबह होने से बहुत पहले। उस दोपहर विक्रम हाईवे के किनारे बने रोहन के छोटे से गोदाम में पहुंचा। मछली के चारे, फीड की गंध इंजन ऑयल में मिली हुई थी। धीमे धीमे किसी बंगाली लोकगीत की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोहन ने गर्मजोशी से स्वागत किया, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान, हाथों से मांगुर मछली की वही जानी पहचानी सड़ांध आ रही थी। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसकी आवाज हल्की फुल्की थी, मानो यह सब कोई मामूली बात हो। कर सकते हो। मुझे देवनाथ पोद्दार के परिवार से अपने रिश्तों के बारे में बताओ, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज तूफान से पहले तालाब की सतह जितनी शांत थी। रोहन ने बिना अटके बताना शुरू किया। उसने कबूल किया कि वह लंबे समय से पक्का खरीदार रहा है। उसने फार्म की साफ सफाई, श्रीमती सावित्री की मेहमानवाजी और देवनाथ पोद्दार की सख्ती की तारीफ की। हम सिर्फ कारोबारी साथी थे, सर। अगर मैं वहां अक्सर जाता भी था, तो बस माल तौलने और भावताव करने के सिलसिले में। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें रोहन के हाथ के पिछले हिस्से पर पड़े एक पतले से खरोंच के निशान से नहीं हटी। वह निशान किसी नाखून या किसी सख्त चीज से टकराने जैसा था। यह कैसा निशान है? विक्रम ने पूछा। रोहन ने तेजी से अपने हाथ की तरफ देखा। अरे, यह चारे की बोरी उतारते वक्त तार से छिल गया, सर। जल्दी में था, ध्यान नहीं रहा। उसका जवाब बिल्कुल सपाट था। लेकिन सपाट होने का मतलब हमेशा सच्चा होना नहीं होता। विक्रम ने कुछ नोट किया और फिर ऐसे विदा ली जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजे पर पहुंचकर वह एक पल के लिए पलटा। बस इतनी देर के लिए कि वह रोहन की सख्त होती निगाहों को देख सके, जैसे कोई गोदाम का दरवाजा जोर से बंद कर रहा हो, इस डर से कि कहीं कोई अंदर की सड़ांध न सूंघ ले। इस बीच उस बड़े घर में, जहां तालाब काला पड़ चुका था, पूरन काका उन छोटी छोटी चीजों पर गौर कर रहे थे जो पुराने लोगों की नजरों से कभी नहीं चूकती। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने देखा कि देवनाथ बाबू के काम करने वाले कपड़े, जो आम तौर पर खूंटी पर टंगे रहते थे, अब गायब थे। घर के पीछे बने चूल्हे में राख कई रातों तक गर्म रही, मानो कोई चीज धीरे धीरे जलाई जा रही हो, सिर्फ सूखी लकड़ियां नहीं। पूरन काका ने एक बार श्रीमती सावित्री को बाहर के हौज पर ऐसे वक्त में कपड़े धोते देखा था जो अजीब था। वह कुछ भारी चीज धो रही थी, जैसे घने कीचड़ में सना हो। जब पूरन ने पूछा, तो सावित्री बस फीकी सी मुस्कान दी। गंदे कपड़े हैं, पूरन। बारिश का मौसम है न। पड़ोसन रमा दीदी गर्मागर्म पकौड़े एक थाली में लेकर आईं। उनके चेहरे पर चिंता थी। बहन, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। मैंने सुना है, रात बेरात उस छोटी गली से किसी ठेले के गुजरने की आवाज आती है। मुझे लगा सब्जी वाला होगा, पर इतनी देर रात को? श्रीमती सावित्री ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। जब उन्होंने थाली को मेज पर रखा, तो उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे।
वह ऐसी औरत नहीं थी जो आसानी से अपनी बात कह दे। एक सख्त पति के साथ बिताए सालों ने उसे खामोशी में चलना सिखा दिया था, ज़ख्मों को एक सलीकेदार मुस्कान के पीछे छिपाना सिखा दिया था। लेकिन अकेलेपन के पास बाहर निकलने का अपना रास्ता होता है। उस दरवाजे का नाम था रोहन चटर्जी। तालाब के किनारे एक साधारण सी चाय की दुकान पर वे कभी आमने सामने बैठे थे। तपती दोपहरी थी। हवा में समंदर का खारापन और मछलियों के सतह पर आकर छोटे छोटे घेरे बनाने की आवाज थी। आप थक गई हैं? रोहन ने धीरे से पूछा था। बस यह एक वाक्य बारिश के बीच छाते जैसा लगा था। सालों से किसी ने यह नहीं पूछा था कि क्या सावित्री थक गई है। बस यही सवाल उस हर चीज की शुरुआत थी जो बाद में गलत दिशा में मुड़ गई। वे छोटी छोटी मुलाकातें आधी रात के संदेशों में बदल गईं। फोन की स्क्रीन पर छोटे छोटे शब्द गर्मजोशी भरे लगते थे। आप मजबूत हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो बस कहिए। हमेशा आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। जबकि घर पर देबनाथ पोद्दार की आवाज हाल के दिनों में और तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसके दुश्मन उसके कारोबार को नजर लगा रहे हैं। चारे के दाम बढ़ रहे थे, सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, गुस्सा आसानी से भड़क उठता था। प्लेटें मेज से टकराती, कड़वे शब्द कांच के टुकड़ों की तरह हवा में बिखर जाते। सावित्री और छोटी और खामोश होती जा रही थी। लेकिन उसके अंदर कुछ चटकने लगा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने चाय की दुकान की गपशप पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। वह गली के कोने पर बने छोटे से मंदिर में गया और वहां के बुजुर्ग पंडित जी से बात की। मैंने अक्सर सावित्री देवी को रात में यहाँ दिया जलाते देखा है, पंडित जी ने धीरे से कहा। वह बहुत सहनशील महिला है, इंस्पेक्टर साहब। लेकिन सब्र को भी जब हद से ज्यादा निचोड़ा जाए तो वह हताशा में बदल सकता है। और हताशा इंसान को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकती है। विक्रम ने सिर हिलाया। उस बुजुर्ग की बातें चुभ गई थी। वह जानता था कि पारिवारिक हत्या के ज्यादातर मामले अचानक भड़के गुस्से से नहीं, बल्कि उस नाइंसाफी से पैदा होते हैं जिसे लंबे समय तक पनपने दिया जाता है। शाम ढलते ही विक्रम ने टेक्निकल टीम को बुलाया। वह तालाब के पानी का सैंपल चाहता था। लेबोरेटरी के लोग आए, साधारण से उपकरण नीचे उतारे और कई जगहों से पानी लिया। मुझे सिर्फ पानी की गुणवत्ता नहीं, विक्रम ने कहा। इसमें किसी भी असामान्य कार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जांच करो और देखो कि क्या कपड़े के छोटे रेशे या कोई ऐसी चीज है जो वहां नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों ने सिर हिलाया। यह कोई आम जांच नहीं थी, लेकिन विक्रम की आवाज में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रात में आसमान ने फिर से बारिश उंडेल दी। पूरन काका बरामदे में जागते रहे, अंधेरे को घूरते हुए। उन्होंने दूर से किसी चीज को धकेले जाने की आवाज सुनी, धुंधली सी, उस छोटी गली की तरफ से जो तालाब के पीछे तक जाती थी। जब तक वह देखने गए, गीली जमीन पर बस पहियों के हल्के निशान थे जो फौरन बारिश के पानी में धुल गए। अगले दिन पूरन ने धीरे से विक्रम को यह बात बताई। साहब, ऐसा लगता है कि कोई उस पिछले रास्ते से अक्सर आता जाता है। दूसरी तरफ रोहन अब और हिम्मत से संदेश भेज रहा था। उनमें एक तरह की जल्दी थी। आज रात घबराना मत। पक्का कर लेना कि रसोई का दरवाजा बंद हो। पीछे की बत्ती मत जलाना। 3 वाक्य, 3 कीलें जो इंस्पेक्टर विक्रम के शक के तख्ते पर जोर से गड़ गईं। उसने फोन जब्त करने और बातचीत की पूरी जांच करने के लिए अर्जी दी। जब इजाजत मिली तो पहेली के टुकड़े अपनी जगह खोजने लगे। बारिश की रात, रसोई का दरवाजा,
पीछे की बत्ती, तालाब के किनारे का छोटा रास्ता और मछलियों की वह अजीब बेचैनी। क्या इन सब का मतलब एक योजना थी? क्या किसी चीज को छिपाने का सबसे शातिर तरीका यह नहीं था कि उसे पीड़ित की सबसे पसंदीदा जगह पर ही डुबो दिया जाए? कथावाचक। सुनने वालों, ठंडा तर्क कभी-कभी धारदार हथियार से भी ज्यादा तेज होता है। और उस रात विक्रम के तर्क ने उस पतले से पर्दे को काट दिया जिसने अब तक सच्चाई को ढक रखा था। उसने श्रीमती सावित्री को गांव के दफ्तर में एक छोटी सी बातचीत के लिए बुलाया। विक्रम ने न तो उसे डांटा, न ही कोई इल्जाम लगाया। वह बस धीरे धीरे कहानी सुनाता रहा, जैसे किसी को वह आईना देखने के लिए मना रहा हो जिससे वह अब तक बचती आई थी। श्रीमती जी, उसने कहा, मैं जानता हूँ आप एक मजबूत औरत हैं। मजबूत लोग अक्सर अपने ज़ख्म खुद ही भरते हैं। लेकिन जो ज़ख्म छिपाया जाता है वह गायब नहीं होता। वह अपना रूप बदल लेता है, कभी आंसू बनकर तो कभी आग बनकर। सावित्री मेज को घूरती रही, उसकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थी। उसकी आंखों के कोने में एक पल के लिए नमी चमकी, बहुत तेजी से, और फिर गायब हो गई। मैं बस चाहती थी कि वह रुक जाए, वह बहुत धीरे से बोली, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में। चिल्लाना बंद कर दे, नीचा दिखाना बंद कर दे। कैसे रुक जाए, श्रीमती जी? विक्रम ने उकसाया, उसकी आवाज बारिश जितनी नरम थी। सावित्री ने जवाब नहीं दिया। खामोशी लंबी खिंच गई। लेकिन यह किसी उलझन में पड़े इंसान की खामोशी नहीं थी। यह उस इंसान की खामोशी थी जो अपने सीने में उठी लहरों को टूटने से रोक रहा हो। जब वह उठी तो उसका चेहरा फिर से सपाट हो गया। अगर आपको और कुछ नहीं पूछना है तो मैं घर जाऊं। विक्रम ने उसे जाने दिया। जबरदस्ती करने का एक वक्त होता है और जाल की रस्सी ढीली छोड़ने का भी एक वक्त होता है, ताकि मछली को शक न हो। बरामदे में पूरन काका एक पुरानी छतरी लिए इंतजार कर रहे थे। मैं छोड़ देता हूँ, मालकिन, उन्होंने कहा। वे तालाब के किनारे से होते हुए चले। मछलियां चक्कर काट रही थी, कभी-कभी सतह पर आकर छोटी सी छप-छप पैदा कर रही थी, जो लगभग फुसफुसाहट जैसी लगती थी। श्रीमती सावित्री एक पल के लिए रुकी। ये मांगुर मछलियां वफादार होती हैं, उन्होंने अचानक कहा। उन्हें जो भी दिया जाए वे खा लेती हैं। शिकायत नहीं करती, सवाल नहीं पूछती। पूरन काका ने अपना थूक निगला। हाँ, मालकिन। लेकिन वफादारी भी गलत रास्ते पर जा सकती है, अगर उन्हें दी जाने वाली चीज तबाही हो। सावित्री ने मुड़कर देखा, उसकी निगाहें एक पल के लिए तीखी हुईं, फिर उसने नजरें झुका ली। घर चलो, पूरन। रात गहरी हो रही है। सबके घर जाने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम एक बार फिर तालाब के किनारे खड़ा हो गया। बारिश थम गई थी, बस एक हल्का कोहरा बाकी था। उसने काले पानी को घूरा, ठंड को अपनी हड्डियों में रेंगते हुए महसूस किया। दूर किसी मंदिर से आती भजन की धीमी आवाज रात को समेट रही थी, याद दिला रही थी कि इंसानों के हर काम के ऊपर कोई है जो सब जानता है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। कल, वह बुदबुदाया, मैं चाहता हूं कि सब कुछ खोल दिया जाए। कीचड़ में अब और कुछ नहीं छिपा रहेगा। लेकिन तालाब को खुलवाना कोई आसान काम नहीं था। उसे इजाजत चाहिए थी, पंपिंग मशीनें चाहिए थी, और शक और सबूत के बीच की सरहद को लांघने की हिम्मत चाहिए थी। और ऐसे पलों में वक्त ही दुश्मन होता है और दोस्त भी। अगर बहुत जल्दी की तो जाल फट सकता है। अगर बहुत देर कर दी तो मछली राज लेकर तैर जाएगी। अगली सुबह लैब से एक छोटी सी खबर आई।
पानी के सैंपल में उन्हें कपड़े के रेशों जैसे महीन टुकड़े मिले थे और उन यौगिकों कंपाउंड्स के निशान भी, जो आम तौर पर तब पैदा होते हैं जब कोई जैविक ऊतक ऑर्गेनिक टिश्यू पानी में सड़ता है। यह किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में चिंगारी जलाने के लिए काफी था। उसने अपना फोन बंद किया, सूरज को देखा जो गीले बादलों के पीछे से झिझकते हुए निकल रहा था। गली के मोड़ पर रोहन अपनी छोटी पिकअप गाड़ी से गुजरा। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। इस बार रोहन की मुस्कान पूरी नहीं थी, जैसे बारिश में उखड़ा हुआ पेंट हो। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, एक ऐसा इशारा जिसने न जाने क्यों रोहन को गैस तेज करने से पहले 2 बार शीशे में देखने पर मजबूर कर दिया। तालाब फिर से शांत हो गया था, मानो कल रात कोई लहर उठी ही न हो। कथावाचक। लेकिन आप और हम जानते हैं, सुनने वालों, कि सतह की शांति अक्सर धोखा देती है। उसके नीचे छोटी छोटी धाराएं बहती रहती हैं, सही वक्त का इंतजार करती हैं बांध को तोड़ने के लिए। और जब वह वक्त आता है तो कोई भी छिप नहीं पाता। शाम फिर से घिर आई। रसोई में बत्ती नहीं जलाई गई थी। आंगन में पहियों के धुंधले निशान रिमझिम बारिश में खो गए थे। बैठक में देबनाथ पोद्दार की एक बड़ी सी तस्वीर मेज पर रखी थी। उसकी मुस्कान जम गई थी। बाहर इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी फाइल बंद की। वह कल सुबह एक फैसला लेने वाला था, एक ऐसा फैसला जो सबको अंधेरे से बाहर खींच लाएगा। क्या वह तालाब वाकई जवाब छिपाए हुए था, या अभी भी कोई और हाथ था जो पर्दे के पीछे से गोटियां चल रहा था? मच्छग्राम में बारिश कभी वरदान लाती थी और कभी ऐसी गंध लाती थी जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता था। और आज रात वह गंध फिर से तेज हो गई थी। उस सुबह मच्छग्राम का आसमान पीला भूरा था। बादलों ने सूरज को ढक लिया था और हवा में कीचड़ की छुपती हुई गंध थी। मांगुर किंग के उस बड़े घर के सामने एक दबा हुआ सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सबसे बड़े तालाब के किनारे खड़ा था। उसके हाथ सीने पर बंधे थे। पूरन काका, वह वफादार बूढ़ा नौकर, कुछ कदम पीछे उदास चेहरा लिए खड़ा था। पंप तैयार हैं, साहब, एक कांस्टेबल ने कहा। शहर से 2 बड़ी मशीनें मंगवाई गई थी। काले रंग के मोटे पाइप किसी विशाल अजगर की तरह पानी की सतह की ओर रेंग रहे थे। विक्रम ने बस सिर हिलाया। उसकी नजरें उस काले चमकदार तालाब से नहीं हटीं। इस हुक्म पर पिछली रात काफी बहस हुई थी। बहुतों को लगा कि तालाब खाली करवाना एक जरूरत से ज्यादा बड़ा कदम है, लेकिन विक्रम टस से मस नहीं हुआ। पानी इंसानों की आंखें बंद कर सकता है, उसने कहा था, लेकिन कीचड़ कभी झूठ नहीं बोलता। उसके तल में हमेशा कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। मशीनें चालू की गईं। उनकी गड़गड़ाहट ने हवा को चीर दिया, जिससे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। छोटे बच्चे बांस की बाड़ पर बैठ गए। बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ औरतें छतरियां ले आईं। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी। रमा दीदी सबसे आगे खड़ी थी, अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढके हुए। उनकी नजरें उस तालाब पर टिकी थी, जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। पानी तेजी से पाइपों के जरिए बह रहा था, जिससे तालाब एक भंवर की तरह घूमने लगा। हजारों मांगुर मछलियां तड़पने लगी, उछलने लगी, देखने वालों की तरफ कीचड़ उछालने लगी। उनकी छटपटाहट की आवाज ऐसी थी जैसे छोटी छोटी चीखें हों, जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। सड़ांध और तेज हो गई, नाक में चुभने लगी, जिससे कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढक लिए। घर के बरामदे में
श्रीमती सावित्री सीधी खड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खाली थी, तालाब को घूर रही थी। उनके बाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी, लेकिन उनकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। जब भी पानी 1 इंच नीचे जाता, उनका चेहरा और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता। पूरन काका ने यह देखा और खुद से बुदबुदाया, जैसे कोई नर्क का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। घंटे बीतते गए। पानी की सतह आधी रह गई। कीचड़ का काला, चिपचिपा तल दिखने लगा, जो लहरों से भरा था। एक बड़ी सी मांगुर मछली तड़पी, उसका आधा फटा हुआ पेट नजर आया, जिसे देखकर भीड़ सिहर उठी। यह ऐसा कैसे हुआ? एक गांव वाले ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी कीचड़ में खड़ा एक पुलिस वाला चिल्लाया, यहाँ कुछ सख्त है। सब लोग पास भागे। उनकी आंखें फटी रह गईं। कुछ पुलिस वाले नीचे उतरे और पूरी ताकत से खींचने लगे। कीचड़ के तल से एक भारी, गहरे रंग की चीज निकली। एक लोहे का हथौड़ा, लकड़ी के हत्थे वाला, जो पूरी तरह कीचड़ से सना था और जिसके सिरे पर गहरे भूरे रंग के धब्बे थे। फुसफुसाहटों का शोर मच गया। यह तो वही हथौड़ा है जिसे मजदूर इस्तेमाल करते हैं। यह तालाब के नीचे क्या कर रहा है? पूरन काका ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह उस चीज को पहचान गए थे। यह वही हथौड़ा था जिसे देवनाथ बाबू अक्सर जाल के खंभे गाड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। भीड़ अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और चीख सुनाई दी। कीचड़ में कपड़ा है। उन्होंने कपड़े का एक चौकोर टुकड़ा उठाया। आधा गल चुका था, बलगम से भरा हुआ। लेकिन यह साफ था कि यह उसी काम करने वाली कमीज का टुकड़ा था जो देवनाथ बाबू पहना करते थे। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ औरतें चीख पड़ी। कुछ डर के मारे पीछे हट गए। रमा दीदी फुसफुसाईं, हे भगवान! कहीं ऐसा तो नहीं कि? उनकी आवाज टूट गई, उनका शरीर ढीला पड़ गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने सख्त इशारा किया। जारी रखो। उसकी आवाज बुलंद थी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पंप चलते रहे। उनकी गड़गड़ाहट किसी जंग के नगाड़े जैसी लग रही थी। जब पानी घुटनों तक रह गया, तो एक पुलिस वाला लड़खड़ाया और तेजी से नीचे झुका। सर, यहाँ हड्डी है। सबकी सांसें थम गईं। उस घने कीचड़ से उन्होंने एक सफेद हड्डी का टुकड़ा उठाया जो अब साबुत नहीं था, उसके बाद एक और टुकड़ा, और फिर वह चीज जो कभी एक इंसान का शरीर हुआ करती थी, अब लगभग नष्ट हो चुकी थी। वक्त, पानी और हजारों मछलियों के मुंह से नोची हुई। भीड़ के बीच चीत्कार मच गई। कुछ छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बड़े बड़े मर्द बस बेजान खड़े रह गए। उनके चेहरे चाक जैसे सफेद हो गए थे। श्रीमती सावित्री, जो तब से चुपचाप खड़ी थी, अचानक लड़खड़ा कर लगभग गिर ही पड़ी। पर अजीब बात थी, वह रोई नहीं। उनकी आंखें अब भी खाली थीं। बस उनकी सांसें तेज चल रही थी, मानो वह भारी बोझ जो वह सालों से उठा रही थी, आज जाहिर हो गया था। भले ही सबसे खौफनाक तरीके से। इंस्पेक्टर विक्रम पास आया, उस लोहे के हथौड़े को घूरता रहा जो अब जमीन पर पड़ा था। वह झुका, लकड़ी के हत्थे को छुआ जो अभी भी कीचड़ से सना था, और फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। पानी ढकता है, मछलियां खत्म करती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सतह पर आ ही जाती है। भीड़ खामोश हो गई। वह वाक्य एक दूसरे हथौड़े की तरह सबके कानों पर पड़ा था। कुछ घंटों बाद फोरेंसिक टीम आई। उन्होंने हड्डी,
कपड़े और हथौड़े के सैंपल आगे की जांच के लिए ले लिए। शुरुआती जांच ने पुष्टि कर दी, हथौड़े पर लगे खून के धब्बे देबनाथ पोद्दार के डीएनए से मेल खाते थे। कपड़े के टुकड़े उसी कमीज के थे जो उसने आखिरी बार पहनी थी। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए 2 कुर्सियां लगाई गईं। एक तरफ रोहन चटर्जी बेचैनी से बैठा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। दूसरी तरफ श्रीमती सावित्री सीधी बैठी थी, चेहरा सपाट। उनकी उंगलियां माला को भींच रही थी, मानो बस वही एक सहारा हो जो उन्हें टूटने से बचाए हुए था। इंस्पेक्टर विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में वही कीचड़ सना हथौड़ा था। उसने उसे जोर से मेज पर पटक दिया। उस धम की आवाज ने कमरे को एक पल में खामोश कर दिया। रोहन उछल पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। सावित्री ने बस एक पल के लिए देखा और फिर सिर झुका लिया। इसे पहचानते हो? विक्रम ने पूछा, आवाज धीमी मगर दबाव भरी। रोहन ने थूक निगला। उसकी आंखें इधर-उधर भाग रही थी। मैं नहीं जानता, साहब। यह मेरा नहीं है। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह श्रीमती सावित्री की ओर मुड़ा। उसकी नजरें तीखी थी, आर-पार देखती हुई, इंतजार करती हुई। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे रुक गया। फिर धीरे-धीरे श्रीमती सावित्री ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने सिर उठाया, सीधा विक्रम की आंखों में देखा। हाँ, उन्होंने शांति से कहा, यह मेरा है। उस सादे से वाक्य से कमरे में जैसे भूचाल आ गया। रोहन ने तेजी से मुड़कर देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। बाकी पुलिस वाले अपनी सांस रोके हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम बस चुप रहा और सुनने का इंतजार करने लगा। श्रीमती सावित्री ने बात जारी रखी। उनकी आवाज अब भी सपाट थी, बिना किसी कंपन के। मैंने ही वह हथौड़ा उठाया था। उस रात वह नशे में घर आया था। मैंने ही उसे मारा था और मैंने ही उसे घसीटकर तालाब तक पहुंचाया था। कोई आंसू नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक ठंडा, सपाट इकरारनामा, जैसे वह चावल पकाने का तरीका बता रही हो। लेकिन इसी बात ने कमरे में मौजूद हर शख्स को कंपा दिया था। पूछताछ का कमरा हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन उस सुबह वह किसी ऐसे फ्रीजर जैसा लग रहा था जिसमें दुआएं चिपका दी गई हों। श्रीमती सावित्री का इकरारनामा अभी-अभी दर्ज हुआ था। उसने हथौड़ा उठाया, उसने मारा, उसने घसीटा। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फाइल बंद नहीं की। उसकी पैनी नजरों ने उन छोटी-छोटी हरकतों को पकड़ लिया था जो उन सलीकेदार वाक्यों से मेल नहीं खा रही थी। श्रीमती जी, उसने धीरे से कहा, जो इंसान वार करता है, वह आम तौर पर अकेले मंच तैयार नहीं करता। कोई होता है जो बत्तियां लगाता है, कोई होता है जो संवाद फुसफुसाता है। आपके लिए बत्तियां किसने लगाईं? सावित्री चुप रही। उसकी सांसें छोटी हो गई। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला हिलनी बंद हो गई। विक्रम खड़ा हुआ और मेज के चारों ओर घूमने लगा। सिर पर लगी चोट का एक पैटर्न होता है। इसका कोण नीचा है, दिशा तिरछी है। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया लगता है जो पीड़ित के सोने की स्थिति से अलग तरफ खड़ा था। और रोहन चटर्जी की छोटी पिकअप गाड़ी में मछली के जाल की रस्सी के रेशे मिले हैं। उसने सीधा सावित्री को देखा। क्या आप अकेली थीं? खामोशी लंबी खिंच गई। शीशे के दूसरी तरफ से एक जांचकर्ता ने धीरे से खटखटाया। फोरेंसिक की अंतरिम रिपोर्ट अंदर लाई गई। पिकअप के डाले में उस चौकोर कमीज के माइक्रोफाइबर, तालाब की कीचड़,
जिसकी बनावट टायर के नीचे चिपकी मिट्टी और घर के पिछले रास्ते पर मिले अलग अलग नाप के जूतों के निशान से मेल खाती थी। वहां सिर्फ श्रीमती सावित्री की छोटी चप्पलों के निशान नहीं थे, बल्कि एक मर्द के जूतों के निशान भी थे, जिनका तला बाहर की तरफ से घिसा हुआ था। विक्रम ने वह फाइल सावित्री के सामने रख दी, बिना कुछ कहे। सावित्री की आंखों में धीरे धीरे धुंध छाने लगी। उसने ऊपर देखा, मानो सफेद छत में आसमान ढूंढ रही हो। उसने कहा था, उसकी आवाज भर्रा गई, कि कोई और रास्ता नहीं है। और मैं इतनी थक चुकी थी कि इनकार नहीं कर पाई। विक्रम ने उसे टोका नहीं। उसी खामोशी में अतीत बहने लगा। बहुत पहले, जब उस बड़े घर में इतने तालाब नहीं थे, जब इतनी दौलत नहीं थी, देवनाथ और सावित्री बस एक युवा जोड़ा थे जिनके सपने बहुत सीधे सादे थे। शादी के शुरुआती दिनों में देवनाथ नरम था। उसने सावित्री को चारा नापना, जाल सुखाना, पाई पाई का हिसाब रखना सिखाया। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ने लगा, कहते हैं, इंसान का दिल अक्सर सिकुड़ जाता है। देवनाथ सख्त हो गया। हर छोटी गलती बड़ी बन जाती, सावित्री की हर राय दखलंदाजी मानी जाती। खाने की मेज पर प्लेटें अक्सर दुआओं से ज्यादा जोर से मेज से टकराती। त्योहारों पर मेहमान मेजबान की दरियादिली की तारीफ करते। और रात में सावित्री रसोई में बैठी अपनी कनपटी सहलाती, उन बातों को निगल जाती जिन्हें वह कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। पड़ोसियों ने कहा, सब्र करो। रिश्तेदारों ने कहा, चुप रहो। पति आसमान की तरह होता है, उसका मुकाबला नहीं करते। सावित्री ने दूसरा आसमान बनने की कोशिश की। विशाल, खामोश। लेकिन जो आसमान बहुत देर तक तूफान को रोके रखता है, वह भी चटक सकता है। डर थकान में बदल गया। थकान खालीपन में बदल गई। और फिर रोहन आया। उसने दरवाजे पर फूलों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी परवाह से दस्तक दी। यह पूछकर कि क्या हौज से पानी खींचकर सावित्री के हाथ दुख गए हैं। बारिश होने पर चारा लाने के बहाने रुक जाने की पेशकश करके। रात में छोटे छोटे संदेश भेजकर, आपने खाना खाया? उस खालीपन में छोटी छोटी बातें भी किसी नगमे की तरह लगती थी। सावित्री ने किसके साथ गुनाह किया? खुद के साथ? अपने पति के साथ? या तकदीर के साथ? वह नहीं जानती थी। वह बस इतना महसूस करती थी कि कोई है जो उसे एक इंसान की तरह देख रहा है, एक मशीन की तरह नहीं। धीरे धीरे वह नगमा एक फुसफुसाहट में बदल गया। आपको हमेशा ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, रोहन ने एक दोपहर तालाब के किनारे चाय की दुकान पर कहा था। अगर वह नहीं बदलता, तो आप कब तक सहेंगी? सावित्री ने जवाब नहीं दिया। रोहन ने दूर तालाब को देखा। छोटी छोटी लहरें, जो कीचड़ को छिपाए हुए थी। उसके जैसा आदमी इस लायक नहीं है कि वह हर रोज आप पर हंसे, उसने और धीरे से कहा। ये मांगुर मछलियां भी उससे ज्यादा वफादार हैं। अगली रातों में रोहन ने हदें आजमाई। पीछे वाला कैमरा बंद करके देखो, क्या पता शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसने लिखा। छोटा गेट बंद रखना। किसी और को नहीं दिखना चाहिए। आधी रात के बाद रसोई की बत्ती मत जलाना। ये वाक्य सुरक्षा के सुझाव जैसे लगते थे, लेकिन असल में खामोशी से एक पटकथा लिखी जा रही थी। सावित्री, जो अब एक मशीन की तरह काम करती थी, कभी कभी विरोध करती। नहीं, मुझे डर लगता है, रोहन उसे शांत करता, वजह देता, तर्क को गर्मजोशी से लपेटता। अगर कुछ हुआ तो मैं पीछे ही हूं। इंस्पेक्टर विक्रम ने यादों को बहने दिया, फिर मेज पर 2 कागज रखे। यह, उसने कहा,
बाजार के पास की दुकान से तिरपाल, जाल की रस्सी और दस्तानों की खरीद का बिल है। खरीदने का वक्त तुम्हारे पति के गायब होने की रात के करीब का है। जिसने पैसे दिए वह रोहन था। और यह विक्रम ने एक नक्शे का प्रिंट आउट रखा। उसके फोन की लोकेशन एक से ज्यादा बार घर के पीछे वाली गली में थी। सावित्री के हाथ में माला फिर से घूमने लगी, लेकिन इस बार तेजी से और बेचैनी से। मैंने मारा था, उसने दोहराया, मानो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो। मैंने ही मारा था। हो सकता है, विक्रम ने शांति से जवाब दिया। लेकिन हताशा एक दरवाजा है, और कोई था जो उस दरवाजे को धकेल रहा था ताकि वह खुल जाए। कानून यह देखेगा कि किसने धकेला, किसने रोका और किसने मशाल लेकर अंदर कदम रखा। दूसरे कमरे में रोहन मेज को घूरता बैठा था, पसीना उसकी कनपटी से बह रहा था। जब विक्रम फीकी सी मुस्कान के साथ अंदर आया, तो रोहन और चौड़ी मुस्कान के साथ हंसा। ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंची। साहब, मैंने तो बस सब कुछ हो जाने के बाद मदद की थी। मैं डर गया था। उसने मदद मांगी। मैं उसे मना नहीं कर पाया। विक्रम बैठ गया। तुमने कुछ दिन पहले तिरपाल खरीदा था। तुमने साइड पैनल से तार काटकर पीछे का कैमरा बंद किया था। हमें वहां पेचकस के निशान मिले हैं, जो तुम्हारे गोदाम के पेचकस से मेल खाते हैं। और तुम्हारे जूतों का वह तला जो बाहर से घिसा हुआ है, उसने पिछले रास्ते पर वही निशान छोड़े हैं। वह आगे झुका। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। अगर सिर्फ मदद कर रहे थे, तो तुमने मंच क्यों तैयार किया? रोहन ने थूक निगला। साहब, वह तो इत्तेफाक था। इतनी सफाई से एक साथ इतने इत्तेफाक नहीं होते, विक्रम ने सपाट जवाब दिया। सिवाय तब, जब कोई योजना बना रहा हो। रोहन बेचैन हो गया। उसने बैठने की मुद्रा बदली। उसी ने कहा था कि वह आजाद होना चाहती है। वही चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए। उसने कहा, मैंने तो बस रास्ता सुझाया। रास्ता या जाल? विक्रम ने अपनी भवें उठाईं। क्योंकि पीड़ित के गायब होने के बाद तुम ही वह शख्स थे जो सबसे ज्यादा यह पूछ रहे थे कि उधारी किससे वसूलनी है। तुम ही थे जिसने अगली फसल की बिक्री संभालने में मदद की पेशकश की। और तुम ही थे जिसने एक वकील से पूछा था कि अगर पत्नी विधवा हो जाए तो संपत्ति के बंटवारे की क्या संभावनाएं हैं। उसने बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट फैला दिए। तुम्हारी आदत है मातम की खबर से ज्यादा तेज चलने की। रोहन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। एक पल के लिए लंबी खामोशी छा गई, जैसे कोई संगीतकार आखिरी सुर बजाने से पहले रुक गया हो। श्रीमती सावित्री के कमरे में वापस आकर विक्रम ने एक छोटा सा नोट रखा। उसकी लिखावट साफ थी। श्रीमती जी, मैं आपको तोड़ने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सच्चाई पर किसी एक का कब्जा न हो। अगर उस रात किसी ने आपके कान में फुसफुसाया था, तो कहिए। अगर कोई गली में आपका इंतजार कर रहा था, तो कहिए। अगर किसी और हाथ ने भी उठाने में मदद की थी, तो कहिए। वह रोना, जो इतने दिनों से नहीं आया था, आखिरकार फूट पड़ा। धीमा, बिना शोर के। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हिचकोले खा रहे थे। उसने कहा था कि हथौड़ा एक ही वार में सब खत्म कर देगा। उसने कहा था कि तालाब सबूत निगल जाएगा। मांगुर मछलियां हमारे लिए काम करेंगी। वही तिरपाल लाया था। वही रसोई के दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा था। जब मेरी सांसें उखड़ने लगीं, तो उसी ने कंधे की तरफ से उठाने में मदद की थी।
आखिर तक आते आते उसकी आवाज टूट चुकी थी। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद श्रीमती जी, उसने शांति से नोट किया। लेकिन उसके सीने में एक धीमा सा धमाका हुआ। यह खुशी नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई की पुष्टि थी। कई मामलों में मुख्य अपराधी अपने हाथ असली खून से गंदे नहीं करता। वे दूसरों के दिमाग के खालीपन को गंदा करते हैं, विचार रोकते हैं, कदमों का अभ्यास कराते हैं, ऐसे तरीके सुझाते हैं जो तकदीर की तरह लगते हैं। उस रात जब आधिकारिक बयान पर दस्तखत हो गए, विक्रम एक बार फिर उस तालाब के किनारे खड़ा था जो अब आंशिक रूप से भर गया था। नया पानी साफ दिख रहा था, लेकिन वह जानता था कि सतह की सफाई का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। पूरन काका 2 कप गर्म चाय लेकर आए। साहब, उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री मालकिन अच्छी थी, लेकिन अच्छाई को भी अगर कोई मक्कार आदमी मरोड़ दे तो वह खुद के हाथ में चाकू बन सकती है। विक्रम ने दूर देखा। गांव की बत्तियां जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। मक्कार आदमी कभी अकेले काम नहीं करता, उसने जवाब दिया। उन्हें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक थका हुआ शिकार और तमाशा देखने वाले लोग जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगली सुबह औपचारिक गिरफ्तारी का वारंट तैयार किया गया। रोहन को अब सिर्फ एक गवाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया जाएगा, जिसने अपराध की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और छिपाने में मदद की थी। बाजार में खबर व्यापारियों की आवाजों की तरह दौड़ गई। चाय की दुकानों पर कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, मुझे तो लगता था वह अच्छा आदमी है। देखो क्या निकला। उस मातम भरे घर में, जहां कभी ठीक से मातम मनाया ही नहीं गया, देवनाथ की तस्वीर अभी भी सख्ती से खड़ी थी। हवा गुजरी, अपने साथ कीचड़ की तीखी गंध लेकर। वह गंध जो अब छिपी नहीं थी। गिरफ्तारी के लिए निकलने से पहले विक्रम ने आखिरी फाइल को देखा। उस रात की घटना का मार्गदर्शन करने वाले छोटे संदेशों का प्रिंटआउट। एक वाक्य चुभने वाला था, हिचकिचाना मत, बस एक बार। विक्रम ने फाइल बंद की, उसकी आंखें सख्त हो गईं। दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी, और इस बार मीठे वाक्य फुसफुसाने वाले उस आदमी को कानून का एक ठंडा वाक्य सुनना होगा, बस। बहुत हो गया। इन सब के पीछे श्रीमती सावित्री अकेली बैठी थी। उन्होंने सब कह दिया था, लेकिन शब्द कुछ भी वापस नहीं ला सकते थे। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा। उन्हें वह वक्त याद आया जब ये हाथ सिर्फ खाना बनाना, धोना और गले लगाना जानते थे। रात लंबी होगी और आने वाला कल उससे भी ज्यादा लंबा। लेकिन कम से कम अब झूठ के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बाहर मुर्गों की बांग ने सुबह का ऐलान किया। मच्छग्राम हमेशा की तरह था। खेत, हवा, पानी की लहरें। लेकिन गांव के दिल में एक मंच ढह चुका था। उसकी बत्तियां बुझ चुकी थी, कलाकार साये से बाहर आ चुके थे, और हम सब तमाशबीन ज़ख्म की जड़ को देखने के लिए मजबूर हो गए थे। यह सिर्फ एक वार नहीं था, बल्कि वह फुसफुसाहट थी जिसने वह वार करवाया था। भोर होते ही पुलिस की गाड़ियों की आवाज ने गांव की खामोशी को चीर दिया। 3 काली जीपें रोहन चटर्जी के छोटे से गोदाम के सामने आकर रुकीं। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। कुछ खामोश थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, मानो उस नाटक का आखिरी सीन देख रहे हों, जिसके बारे में अब तक सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। रोहन हड़बड़ी में बाहर आया, चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसने अब भी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। क्या हुआ, साहब? उसने पूछा, जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सधे हुए कदमों से गाड़ी से उतरा।
विक्रम ने ज्यादा बात नहीं की। उसने एक आधिकारिक कागज उठाया। गिरफ्तारी का वारंट। श्रीमान रोहन चटर्जी को देबनाथ पोद्दार की सुनियोजित हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। एक पल में रोहन का चेहरा चाक जैसा सफेद हो गया। उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। साहब, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैं तो बस एक छोटा व्यापारी हूं। मैं भला कैसे? हथकड़ी लगाओ, विक्रम ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। दो पुलिसवाले आगे बढ़े और तेजी से रोहन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। भीड़ में कोहराम मच गया। कोई चीखा, कोई हे भगवान बुदबुदाया। रोहन ने छटपटाने की कोशिश की, दाएं बाएं देखा, लोगों की नजरों में हिमायत ढूंढने की कोशिश की। लेकिन उसे जो मिला वह थी सिर्फ मायूस, गुस्से और नफरत से भरी आंखें। पूछताछ के कमरे में रोहन को काफी देर तक बिठाए रखा गया, मानो वक्त खुद ही उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। सिर के ऊपर जलती नियॉन लाइट उसके चेहरे को और भी पीला दिखा रही थी। उसकी उंगलियां मेज पर थप-थप कर रही थी। हथकड़ियों की जंजीरें धीरे से खनक रही थी। मैंने खून नहीं किया, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैंने बस सब कुछ हो जाने के बाद मदद की थी। इंस्पेक्टर विक्रम धीरे से बैठा, अपने हाथ में रखी मोटी फाइल खोली। मदद? चलो देखते हैं। उसने श्रीमती सावित्री के घर के बिजली के पैनल पर पेचकस के निशानों की तस्वीरें निकाली। घर के पिछले रास्ते पर जूतों के निशान, तिरपाल खरीदने की रसीद और फोन पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट। विक्रम ने उनमें से एक संदेश जोर से पढ़ा। पीछे की बत्ती मत जलाना। मैं पहुंच गया हूं। उसकी नजरों ने रोहन को भेद दिया। अगर सिर्फ मदद कर रहे थे तो तुम घटना से पहले वहां क्यों मौजूद थे? रोहन ने थूक निगला, जवाब खोजने की कोशिश करने लगा। मैं बस यह पक्का करना चाहता था कि वह ठीक रहे। मुझे नहीं पता था कि। चुप रहो, विक्रम ने उसे टोका। तुम जानते थे। तुमने ही योजना बनाई, तुमने ही फुसफुसाया, तुमने ही मंच तैयार किया। रोहन ने तेजी से सिर हिलाया, घबराया हुआ। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। वह उससे नफरत करती थी। मैं तो बस बहाव के साथ बह गया। अगर मैं मदद नहीं करता तो भी वह यह कर डालती, शायद और भी बुरे तरीके से। विक्रम ने अपनी उंगली मेज पर पटकी। बहाव के साथ बहे? या तुमने खुद वह बहाव पैदा किया? दूसरे कमरे में श्रीमती सावित्री एक महिला जांचकर्ता के साथ कमजोर सी बैठी थी। उनकी आवाज धीमी थी। उसने मुझे यकीन दिलाया। उसने कहा, मैं खुशी की हकदार हूं। उसने कहा कि अगर मैंने बस एक बार हिम्मत से हाथ उठा दिया तो मेरी जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। जांचकर्ता ने सावधानी से पूछा, क्या यह योजना आपकी थी या रोहन की? सावित्री ने आंखें बंद कर ली। आखिरकार आंसू गिर ही पड़े। मैं तो बस शिकायत करती थी। मैं बस कहती थी कि मुझमें और हिम्मत नहीं है। लेकिन उसी ने हथौड़े का जिक्र किया था। उसी ने कहा था कि तालाब सब कुछ निगल सकता है। वही रसोई के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। उसके शब्द उस रात मुझे घसीटते हुए साये की तरह थे। इस बीच विक्रम वापस रोहन के सामने आया। उसने मेज पर आखिरी तस्वीर रखी, कीचड़ से सना लोहे का हथौड़ा। जब वह मेज से टकराया तो आवाज जोरदार हुई। यह रहा, रोहन। इसके हत्थे पर तुम्हारा डीएनए है। तुमने इसे छुआ था। अब यह मत कहना कि तुम बस वहां से गुजर रहे थे।
रोहन का शरीर कांप उठा। उसके होंठ थरथरा रहे थे। मैंने बस उसे एक पल के लिए उठाया था। वार उसी ने किया था, मैंने नहीं। विक्रम आगे झुका। उसकी आवाज धीमी लेकिन पैनी थी। लेकिन रास्ता तुमने दिखाया था। और कानून में रास्ता दिखाना भी उतना ही संगीन है जितना हथौड़ा मारना। रोहन ने सिर झुका लिया। पसीना तेजी से बह रहा था। अब उसके पास छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं बचा था। पूछताछ के कमरे के बाहर पूरन काका एक लंबी बेंच पर बैठे थे। यह खबर सुनकर कि रोहन ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उस बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। अगर देवनाथ बाबू ने कभी अपने अलावा किसी और की बात सुनी होती, वह बुदबुदाया, तो यह सब कभी नहीं होता। रमा दीदी, जो पास ही बैठी थी, धीरे से बोली, सावित्री भी एक शिकार ही थी। पूरन, अपने पति की शिकार, उस जवान लड़के की शिकार, और हम सबकी खामोशी की शिकार। पूरन काका ने सिर हिलाया, उनकी आंखें नम हो गईं। कभी कभी, उन्होंने कहा, खामोशी शब्दों से ज्यादा जालिम होती है। उस रात इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट लिखी। श्रीमती सावित्री का नाम मुख्य अपराधी के तौर पर दर्ज किया गया, जिसने हथौड़े से पीड़ित पर वार किया। रोहन चटर्जी का नाम बौद्धिक अपराधी, इंटेलेक्चुअल परपेट्रेटर, के तौर पर दर्ज किया गया। वह शख्स जिसने हत्या की योजना बनाई, उसे अंजाम देने में मदद की और उसे छिपाया। रिपोर्ट पूरी करने के बाद विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। टिन की छत पर पानी की आवाज हजारों हथौड़ों की चोट जैसी लग रही थी। वह जानता था कि इस केस का सफर अभी लंबा है। अभी मुकदमा चलेगा, गवाहियां होंगी, सबूत पेश होंगे। लेकिन एक बात पक्की थी। उस बारिश की रात जो हुआ, वह सिर्फ एक पत्नी के गुस्से का विस्फोट नहीं था। वह एक स्याह साजिश थी, जिसे दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। एक ने हाथ से वार किया और दूसरे ने शब्दों से। अगली सुबह यह खबर पूरे मच्छग्राम में फैल गई। चाय की दुकानों पर लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे मांगुर किंग, जिसका कभी इतना दबदबा था, आखिर में अपने ही तालाब की तलहटी में मिला। कोई उसकी पत्नी को दोष दे रहा था, कोई रोहन को, और कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अगर वह अपने परिवार के साथ थोड़ा नरम होता तो शायद ऐसा नहीं होता। इंस्पेक्टर विक्रम वहां से गुजरा। उसने वह फुसफुसाहट सुनी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस भूरे आसमान को देखा जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। वह मन ही मन जानता था कि यह केस सिर्फ इस बारे में नहीं था कि किसने किसको मारा। यह इस बारे में था कि कैसे सालों तक दबाए गए जख्म एक आग बन सकते हैं, जो घर को ही जला देती है। और कैसे एक चालाक इंसान उस चिंगारी पर पेट्रोल छिड़क सकता है। और अब वह आग सब कुछ जलाकर राख कर चुकी थी। पहले दिन की सुनवाई आखिरकार आ ही गई। सुबह से ही मच्छग्राम की जिला अदालत का अहाता लोगों से खचाखच भरा था। कैमरों के साथ पत्रकार थे। गांव के वे लोग थे जो सिर्फ यह सब अपनी आंखों से देखने के लिए लंबा सफर तय करके आए थे। यह केस अब सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहा था, बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया था। एक पत्नी जिसने अपने पति को हथौड़े से मार डाला, और एक जवान आदमी जिस पर यह सब करवाने की साजिश रचने का इल्जाम था। श्रीमती सावित्री को पहले अंदर लाया गया। उसने कैदियों वाली नारंगी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसके कदम सधे हुए थे। उसके पीछे रोहन चटर्जी तनावग्रस्त चेहरे के साथ चल रहा था। वह मिलनसार मुस्कान, जो वह आम तौर पर दिखाता था, गायब थी।
उसके हाथों में बंधी हथकड़ी धीरे से खनकी। हर खनक जैसे उसके गुरूर पर पड़ता एक चाबुक थी। अदालत के कमरे में तनाव भरा सन्नाटा था। काले चोगे में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने हथौड़ा खटखटाकर सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील ने आरोप पढ़ना शुरू किया। श्रीमती सावित्री, हत्या की मुख्य अपराधी। रोहन चटर्जी, बौद्धिक अपराधी, जिसने अपराध की योजना बनाई और मदद की। आरोप का हर शब्द दोनों अभियुक्तों के कानों को चीर रहा था। सरकारी वकील ने 3 मुख्य बातों पर जोर दिया। पहला, देबनाथ पोद्दार की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक योजना थी। दूसरा, उनके पास स्पष्ट सबूत थे, खून सना हथौड़ा, पीड़ित के कपड़े और तालाब की तलहटी से मिले हड्डियों के अवशेष। तीसरा, उनके पास सावित्री और रोहन के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जो योजना बनाने की ओर इशारा करती थी। लेकिन जैसे ही रोहन के वकील की बोलने की बारी आई, माहौल पलट गया। वह चश्माधारी आदमी शांति से खड़ा हुआ। उसकी आवाज बुलंद और आत्मविश्वास से भरी थी। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल, क्लाइंट, कोई साजिश करता नहीं है। मेरा मुवक्किल बस किसी और के घरेलू झगड़े के नाटक में फंस गया है। यह सावित्री थी जिसके मन में रंजिश थी। यह सावित्री थी जिसने हत्या की। रोहन तो बस हालात का मारा है, जिसे एक औरत के आंसुओं ने फंसा लिया। इन शब्दों ने दर्शकों में से कुछ को फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग, जो शुरू से ही सावित्री को नापसंद करते थे, डांवाडोल होने लगे, मानो वही एकमात्र अपराधी हो। वकील ने बात जारी रखते हुए कहा कि हथौड़े पर डीएनए तो सावित्री का था, रोहन का नहीं। क्या किसी गवाह ने रोहन को मारते हुए देखा? नहीं। क्या कोई सबूत है कि वह उस रात घर के अंदर था? नहीं। जो कुछ भी है, वह सिर्फ अटकलें हैं। श्रीमती सावित्री ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। वकील के शब्द एक नए खंजर की तरह उसके दिल में चुभ गए थे। दूसरी तरफ रोहन थोड़ा तन कर बैठने लगा। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। हालांकि उसने उसे जल्दी से छिपा लिया। सरकारी वकील चुप नहीं बैठा। उसने छोटे संदेशों, टेक्स्ट मैसेजेस के सबूत निकाले। ध्यान दीजिए योर ऑनर, उसने पढ़ते हुए कहा, पीछे की बत्ती मत जलाना। मैं पहुंच गया हूं। यह वाक्य साफ तौर पर घटना से पहले रोहन की मौके पर मौजूदगी को दर्शाता है। वकील ने फौरन बात काटी। इस वाक्य का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वह सिर्फ मछली खरीदने आया हो, या बस हालात का जायजा लेने। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह साबित करे कि वह जानता था कि उस रात वहां हत्या होने वाली है। न्यायाधीश ने दोनों को गौर से देखा, फिर अपनी फाइल में कुछ नोट किया। सुनवाई गवाहों को पेश करने के साथ आगे बढ़ी। पूरन काका, उस परिवार में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले बूढ़े नौकर को पहले बुलाया गया। भर्राई हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैंने उस रात मछलियों को बेचैन देखा था। मैंने पिछले रास्ते से एक ठेले के गुजरने की आवाज भी सुनी थी। बहुत अजीब वक्त था। अगले दिन मैंने मालकिन को अजीब से भारी कीचड़ सने कपड़े धोते देखा। क्या तुमने रोहन को देखा था? वकील ने पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ ठेले की आवाज सुनी। वकील ने फौरन जोर दिया, मतलब आप यह पक्का नहीं कह सकते कि रोहन इसमें शामिल था? फिर रमा दीदी, करीबी पड़ोसन, ने गवाही दी। मैं अक्सर देबनाथ बाबू को उनकी पत्नी पर चिल्लाते सुनती थी। आवाज बहुत तेज होती थी, अक्सर कुछ टूटने की आवाजें आती थी। मुझे सावित्री के लिए बहुत अफसोस होता था। लेकिन जिस रात वह गायब हुए,
मैंने एक मर्द का साया छोटी गली से गुजरते देखा था। लंबा गड़ा औरत नहीं थी। मुझे यकीन है वह सावित्री नहीं थी। अदालत के कमरे में फिर से कोहराम मच गया। सरकारी वकील संतुष्टि से मुस्कुराया, लेकिन रोहन के वकील ने तेजी से बात काटी। वह सिर्फ एक साया था। रात के अंधेरे में गवाह को भ्रम भी हो सकता है। सुनवाई गर्म होती जा रही थी। सरकारी वकील जो भी सबूत दिखाता, वकील उसे घुमाने की कोशिश करता। उसकी रणनीति साफ थी, सावित्री को एकमात्र अपराधी साबित कर दो, जबकि रोहन को सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जा रहा था। अगले गवाह के तौर पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाया गया। उसने स्पष्ट रूप से समझाया कि पीड़ित के सिर पर जिस तरह से वार किया गया था, वह अकेले एक औरत के लिए, खासकर सावित्री जैसी कमजोर शारीरिक बनावट वाली औरत के लिए, मुश्किल था। पूरी संभावना है कि किसी और ने मदद की थी, या तो पीड़ित को घसीटने में या जगह तैयार करने में। इस बयान ने रोहन के वकील को थोड़ा डामाडोल कर दिया, लेकिन उसने फिर भी एक रास्ता खोजा। यह मदद किसी से भी आ सकती थी, जरूरी नहीं कि रोहन से। बिना किसी चश्मदीद गवाह के हम उसे दोष नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने फिर से कुछ नोट किया। दर्शक आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ को अब सावित्री से सहानुभूति होने लगी थी, जो और भी कमजोर दिख रही थी। रोहन शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कनपटी से ठंडा पसीना टपक रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम पीछे की सीट पर बैठा सुनवाई देख रहा था। वह जानता था कि मुकदमा सिर्फ सबूतों का नहीं, बल्कि इस बात का भी होता है कि कौन न्यायाधीश को यकीन दिला सकता है। उसने देखा कि कैसे रोहन का वकील शक पैदा करने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी गढ़ रहा था कि उसका मुवक्किल एक औरत के आंसुओं का शिकार हो गया। लेकिन विक्रम यह भी जानता था कि सच्चाई के बाहर आने का अपना तरीका होता है। अभी भी कुछ और सबूत थे जो खोले नहीं गए थे। अभी भी एक मुख्य गवाह था जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और जब वह वक्त आएगा, रोहन का नकाब उतर जाएगा। पहले दिन की सुनवाई न्यायाधीश के हथौड़े की खटखटाहट के साथ खत्म हुई। फैसला अभी नहीं आया था, प्रक्रिया अभी लंबी थी। लेकिन इमारत के बाहर समाज पहले ही बंट चुका था। कोई सावित्री का पक्ष ले रहा था, किसी को यकीन था कि रोहन निर्दोष है, और कुछ लोग थे जो दोनों को बराबर का गुनहगार मानते थे। चाय की दुकानों पर आवाजें घुलमिल गई थी। बेचारी सावित्री, वह अपने पति की सताई हुई थी। अरे, इतनी आसानी से यकीन मत करो। औरतें भी जालिम हो सकती हैं। रोहन मक्कार है, जरूर उसी ने उसे फुसलाया होगा। पर सबूत क्या है? इंस्पेक्टर विक्रम अदालत के कमरे से बाहर आया, कुछ देर सीढ़ियों पर खड़ा रहा। उसने शाम के भूरे आसमान को देखा और मन ही मन कहा, यह मुकदमा सिर्फ यह खोजने के लिए नहीं है कि गुनहगार कौन है, बल्कि यह परखने के लिए भी है कि इंसान खुद को बचाने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकता है। सच्चाई हमेशा अदालत में नहीं जीतती, लेकिन वह कभी गायब भी नहीं होती। और उस दिन, जब मच्छग्राम के गीले खेतों के पीछे सूरज डूबा, दो जिंदगियां कानून के शिकंजे में फंस चुकी थी। जबकि सच्चाई अभी भी न्यायाधीश के हथौड़े के सामने अपनी जगह तलाश रही थी। दूसरे दिन की सुनवाई और भी ज्यादा गर्म माहौल में शुरू हुई। मच्छग्राम का सूरज तेजी से चमक रहा था और अदालत का अहाता एक बार फिर खचाखच भर गया था। शोर शराबा था, मानो पूरा गांव उस नाटक का नया अध्याय देखने आया हो जो अब सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि इंसाफ का सवाल बन गया था। सरकारी वकील गंभीर चेहरे के साथ एक मोटी फाइल लेकर अंदर आया। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे अब तक जानबूझकर रोक कर रखा गया था,
एक अतिरिक्त सबूत और एक मुख्य गवाह। अदालत के कमरे में फुसफुसाहटें फैलने लगी। वह गवाह कौन है? क्या कोई नया सबूत मिला है? न्यायाधीश ने हथौड़ा खटखटाकर सुनवाई शुरू की। वकील साहब, जारी रखें। सरकारी वकील खड़ा हुआ, उसकी आवाज बुलंद थी। योर ऑनर, आज हम एक नया गवाह पेश कर रहे हैं, जिसे उस रात की घटना की सीधी जानकारी है। यह वह शख्स है जो अब तक डर के मारे चुप था, लेकिन आखिरकार सच्चाई के लिए बोलने को तैयार हो गया है। कृपया श्रीमान अनिल को पेश किया जाए। अदालत का दरवाजा खुला। एक घबराया हुआ नौजवान अंदर आया। सब चौंक गए। यह अनिल था, एक दिहाड़ी मजदूर जो कभी-कभी देबनाथ पोद्दार के मछली फार्म पर मदद करता था। वह चुपचाप रहने वाला, कम घुलने मिलने वाला माना जाता था और अब तक उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ था। सरकारी वकील उसके पास गया, गवाह को शांत किया। श्रीमान अनिल, कृपया अदालत को बताएं कि आपने उस रात क्या देखा था। अनिल ने थूक निगला और बोलना शुरू किया। उस रात मैं मेले से घर लौट रहा था, तालाब के पीछे वाले रास्ते से। मैंने देखा कि देबनाथ बाबू के घर के बगल में एक छोटा ठेला रुका हुआ है। वहां दो लोग थे, एक औरत। मुझे यकीन है वह सावित्री मालकिन थी। दूसरा एक लंबा आदमी था। उसके बाल थोड़े लंबे थे, काली जैकेट पहनी थी। जब एक मोटरबाइक की लाइट एक पल के लिए जली, तो मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वह रोहन था। अदालत के कमरे में तुरंत कोहराम मच गया। कुछ लोग हैरानी से चिल्ला पड़े। कुछ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। न्यायाधीश ने जोर-जोर से हथौड़ा खटखटाया, माहौल को शांत किया। खामोश। जारी रखो। अनिल ने आगे कहा, मैंने रोहन को एक बड़ी सी चीज, जो तिरपाल में लिपटी थी, उठाने में मदद करते देखा। वे उसे घसीटकर तालाब की तरफ ले जा रहे थे। मैं डर गया, इसलिए मैंने न देखने का नाटक किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैंने देबनाथ बाबू के गायब होने की खबर सुनी, तो मुझे यकीन हो गया कि उस रात मैंने जो देखा था, वह उन्हीं का जिस्म था। अब सबकी निगाहें रोहन पर टिक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ठंडा पसीना बह रहा था। उसका वकील फौरन खड़ा हुआ, खंडन करने की कोशिश करने लगा। योर ऑनर, यह गवाही कमजोर है। रात का अंधेरा था, गवाह को धोखा हो सकता है। वह कोई और भी हो सकता है। सरकारी वकील फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इसीलिए हम एक अतिरिक्त सबूत लाए हैं। उसने फाइल खोली, एक प्लास्टिक का थैला निकाला जिसमें कीचड़ सने रबर के दस्ताने थे। यह रोहन के छोटे से गोदाम में मिले थे। लैब की रिपोर्ट बताती है कि इस पर खून के धब्बे हैं, जो पीड़ित के डीएनए से मेल खाते हैं। शोरगुल का एक और दौर शुरू हो गया। रोहन का वकील इस बार एक पल के लिए चुप हो गया, फिर शांत रहने की कोशिश करने लगा। योर ऑनर, यह सामान वहां किसी और ने भी रखा हो सकता है। किसी भी चश्मदीद ने रोहन को यह दस्ताने पहने नहीं देखा। लेकिन सरकारी वकील ने अगले वार के साथ फिर से हमला किया। हमारे पास एक फोन रिकॉर्डिंग भी है। घटना से एक रात पहले रोहन ने श्रीमती सावित्री को 20 मिनट तक फोन किया। उस रिकॉर्डिंग में रोहन को यह कहते हुए सुना जा सकता है, याद रखना, डरना मत। बस एक बार, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस वाक्य ने अदालत के कमरे में जैसे एक बड़ी लहर पैदा कर दी। अब हर कोई रोहन को गुस्से और नफरत से देख रहा था। न्यायाधीश ने कई बार हथौड़ा खटखटाया, चिल्लाया, शांत। यह सुनवाई अनुशासित तरीके से चलनी चाहिए। अपनी कुर्सी पर रोहन कांप रहा था।
उसकी मक्कार मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह डर ने ले ली थी। श्रीमती सावित्री ने सिर झुका लिया, आंसू बिना रुके बह रहे थे। रिकॉर्डिंग के उन शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। उसे वह गुनाह भरी रात याद आ गई, जो अब सबके सामने एक तमाशा बन गई थी। रोहन के वकील ने आखिरी कोशिश की। योर ऑनर, रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हो सकती है। हमें इसकी प्रामाणिकता की जांच करने की जरूरत है। लेकिन न्यायाधीश ने सख्ती से बात काटी। फोरेंसिक लैब पहले ही रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि कर चुकी है। इसमें कोई हेरफेर नहीं है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सरकारी वकील ने तीखे शब्दों के साथ अपनी बात खत्म की। योर ऑनर, भौतिक सबूत, चश्मदीद गवाह की गवाही और आवाज की रिकॉर्डिंग, यह सब यह साबित करने के लिए काफी है कि रोहन चटर्जी सिर्फ बहाव के साथ नहीं बहा था, बल्कि इस हत्या का मुख्य योजनाकार था। उसके बिना श्रीमती सावित्री ने वह हथौड़ा कभी नहीं उठाया होता। न्यायाधीश ने लंबा चौड़ा नोट लिखा। इस बीच दर्शकों की बेंच पर गांव वाले बुदबुदा रहे थे। तो यह सच था। दिमाग उसी का था। कितना मक्कार है। उस औरत को तो बस इस्तेमाल किया गया। रोहन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वह खड़ा होकर चिल्लाया, मेरा इरादा खून करने का नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि वह तकलीफ से आजाद हो जाए। मैं भी अपना हिस्सा चाहता था। मैं इससे ज्यादा का हकदार था। ये शब्द उसके मुंह से अनजाने में निकल गए, लेकिन वे सबको सन्न करने के लिए काफी थे। न्यायाधीश ने एक बार जोर से हथौड़ा पटका। बस, सब कुछ साफ हो चुका है। अदालत के कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहन अब वह मिलनसार व्यापारी नहीं था जिसे गांव वाले जानते थे, बल्कि वह एक लालची, चालाक इंसान था जिसने एक हताश पत्नी को गुनाह के दलदल में धकेल दिया था। जब उस दिन की सुनवाई खत्म हुई, रोहन का चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। उसे हथकड़ियों में खींचकर कमरे से बाहर ले जाया गया। सिर झुका हुआ। श्रीमती सावित्री को भी बाहर ले जाया गया। उसका शरीर कमजोर था, जैसे वह अपनी परछाई मात्र रह गई हो। बाहर पत्रकार कैमरों के साथ इंतजार कर रहे थे, उनके हर कदम को कैद कर रहे थे। गांव वाले जमा थे। कोई गालियां दे रहा था, कोई अविश्वास में सिर हिला रहा था। मछग्राम में तहलका मच गया था। और मांगुर किंग की वह कहानी, जो अपने ही तालाब में खत्म हो गया, अब एक ऐसी काली लोक कथा बन गई थी जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलने वाली थी। इंस्पेक्टर विक्रम अदालत की सीढ़ियों पर खड़ा भीड़ को देख रहा था। शाम की हवा खेतों से कीचड़ की गंध ला रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई, वह बुदबुदाया। लेकिन इसका स्वाद इतना कड़वा क्यों है? आखिरी सुनवाई का दिन आ गया। अदालत का कमरा खचाखच भरा था। यहाँ तक कि गलियारों में भी लोग ठुंसे हुए थे। हर कोई उस काली कहानी का अंत देखना चाहता था जिसने महीनों से मछग्राम गांव को अपने साये में ले रखा था। मुख्य न्यायाधीश गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। उनके हाथ में लकड़ी का हथौड़ा जैसे आजाद जिंदगी और सलाखों के पीछे की जिंदगी के बीच आखिरी लकीर खींचने को तैयार था। सरकारी वकील ने बुलंद आवाज में सुनवाई शुरू की। योर ऑनर, सबूत स्पष्ट है। पहला, हथौड़ा मिला, जिस पर पीड़ित और अभियुक्ता सावित्री का डीएनए था। दूसरा, चश्मदीद गवाह श्रीमान अनिल की गवाही, जिसने रोहन चटर्जी को पीड़ित के जिस्म को घसीटने में मदद करते देखा। तीसरा, रोहन के गोदाम से मिले खून सने दस्ताने। और सबसे निर्णायक,
वह फोन रिकॉर्डिंग जो यह साबित करती है कि रोहन ही असली साजिश करता था। इन सब के आधार पर हम सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। श्रीमती सावित्री के लिए सुनियोजित हत्या के जुर्म में मौत की सजा और रोहन चटर्जी के लिए इस साजिश के दिमाग के तौर पर आजीवन कारावास। माहौल में उबाल आ गया। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। रोहन का वकील तेजी से खड़ा हुआ, उसकी आवाज ऊंची थी। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल सिर्फ एक औरत के बेकाबू जज्बातों का शिकार हुआ है। रिकॉर्डिंग की अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। गवाह को धोखा हो सकता है। मेरे मुवक्किल ने कभी वार नहीं किया, उसने कभी खून नहीं किया। न्यायाधीश ने तीखी नजर से घूरा। खामोश वकील साहब, सब कुछ दर्ज हो चुका है। अब अभियुक्तों की बारी है। श्रीमती सावित्री धीरे से खड़ी हुईं। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा। योर ऑनर, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि उस रात मैंने अपने पति को मारा था। मैं सालों से उन चीखों, उस बेइज्जती और आसपास के लोगों की खामोशी में जी कर थक चुकी थी। मैं एक परछाई बनकर थक गई थी। मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन रोहन ही था जो मुझे उस मोड़ तक ले गया। उसी ने कहा था कि हथौड़ा सब कुछ खत्म कर सकता है। उसी ने कहा था कि तालाब राज को निगल जाएगा। उसी ने मुझे यकीन दिलाया कि यह गुनाह ही बाहर निकलने का रास्ता है। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया, बस धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। न्यायाधीश ने सिर हिलाया, बस श्रीमती जी, बैठ जाइए। अब रोहन की बारी थी। वह उलझे हुए चेहरे और लाल आंखों के साथ खड़ा हुआ। मेरा इरादा कभी खून करने का नहीं था। मैं बस चाहता था कि वह खुश रहे, अपनी तकलीफों से आजाद हो जाए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे एक मौका भी दिखा। मुझे लगा कि अगर देबनाथ बाबू चले गए तो मैं उसके करीब आ सकता हूँ, फॉर्म संभाल सकता हूँ, बेहतर जिंदगी जी सकता हूँ। मुझसे गलती हुई, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं रुक नहीं पाया। उसके शब्दों ने कमरे में कोहराम मचा दिया। कोई मक्कार चिल्लाया, किसी ने जोर से गाली दी। न्यायाधीश ने हथौड़ा खटखटाकर कमरे को शांत किया। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। न्यायाधीश ने एक लंबी सांस ली और बुलंद आवाज में फैसला पढ़ा। कानून के नाम पर, सबूतों, गवाहों के बयानों और अभियुक्तों के इकरारनामे पर विचार करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्ता श्रीमती सावित्री पोद्दार सुनियोजित हत्या करने की दोषी पाई जाती है। उन्हें मौत की सजा दी जाती है। अभियुक्त रोहन चटर्जी बौद्धिक अपराधी के तौर पर साजिश रचने और अपराध को छिपाने में मदद करने के दोषी पाए जाते हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। माहौल फट पड़ा। कुछ लोग चीख पड़े, कुछ रोने लगे, कुछ पीली पड़ चुकी शक्लों के साथ खामोश हो गए। दर्शकों की बेंच पर पूरन काका ने सिर झुका लिया, उनके आंसू गिर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें राहत महसूस करनी चाहिए कि सच्चाई सामने आ गई, या टूट जाना चाहिए कि वह परिवार, जिसे वह कभी अपना घर मानते थे, अब सचमुच खत्म हो गया था। रमा दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी। सावित्री भी एक शिकार थी। लेकिन कानून कभी शिकार शब्द नहीं पहचानता जब हाथ खून से सने हों। श्रीमती सावित्री ने बस सिर झुका लिया, चेहरा भावशून्य। कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं। मानो वह इस फैसले का उस खूनी रात से ही इंतजार कर रही थी।
दूसरी तरफ रोहन चिल्लाने लगा, यह नाइंसाफी है। मैं कातिल नहीं हूं। मैंने सिर्फ मदद की थी। पुलिस ने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला। उसके हाथों की हथकड़ियां जोर से खनकीं। इंस्पेक्टर विक्रम अदालत के कमरे में पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सपाट था। वह जानता था कि यह फैसला सबको खुश नहीं करेगा। परिवार के मामलों में कोई जीत नहीं होती, सिर्फ मलबा होता है। सिर्फ वे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को खो देते हैं। वे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को खो देते हैं। और वह गांव होता है जो अपना सुकून खो देता है। जब सुनवाई खत्म हुई, न्यायाधीश ने आखिरी बार हथौड़ा खटखटाया। उस लकड़ी की आवाज देर तक गूंजती रही, जैसे तकदीर की वह गूंज हो जिसने एक अध्याय बंद कर दिया था और एक नया ज़ख्म खोल दिया था। अदालत की इमारत के बाहर पत्रकार उस पल को कैद करने के लिए टूट पड़े। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ संतुष्ट थे, कुछ कड़वाहट से भरे थे। वे जानते थे कि यह त्रासदी लंबे समय तक एक कहानी बनकर याद रखी जाएगी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाएगी। एक मांगुर किंग की कहानी जो अपने ही तालाब में मरा। एक पत्नी की कहानी जो सबकी खामोशी के कारण तबाह हो गई। और एक मक्कार जवान आदमी की कहानी जिसने अपनी मतलबपस्ती के लिए दूसरों के ज़ख्मों का फायदा उठाया। इंस्पेक्टर विक्रम बाहर निकला, शाम के लाल होते आसमान को देखने लगा। उसका दिल भारी था। इंसाफ हो गया, वह बुदबुदाया। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। उसके कदम धीरे धीरे भीड़ से दूर जाने लगे। उसके पीछे लोगों की आवाजें अभी भी शोर कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, परिवार की त्रासदी में कोई नहीं जीतता। अदालत के फैसले के बाद मच्छग्राम गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। मांगुर किंग की हत्या की खबर पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई, यहाँ तक कि राष्ट्रीय मीडिया में भी छा गई। बाजार में, चाय की दुकानों पर, खेतों में, सब एक ही बात कर रहे थे। कोई सावित्री को एक उल्टा पत्नी कहकर गालियां दे रहा था। कोई रोहन को एक मक्कार आदमी कहकर कोस रहा था। और कुछ लोग बस लंबी सांसें भर रहे थे। इस बात से सहमे हुए थे कि यह त्रासदी किसी के भी घर में हो सकती थी। वह मछली फार्म, जो कभी इतना शाही था, अब वीरान पड़ा है। तालाबों को सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। उनका पानी गंदला हो गया है, जिसमें बस जंगली घास उगाई है। अब वहां न तो पंप की आवाज है, न ही चारे का इंतजार करती भूखी मछलियों की छपछपाहट। बस एक सन्नाटा है, मानो उस जगह ने दोबारा जिंदा होने से इनकार कर दिया हो। पूरन काका अब भी कभी कभार वहां आते हैं, तालाब के किनारे बैठकर उस ठहरे हुए पानी को घूरते रहते हैं। कभी यह जगह ठहाकों से गूंजती थी। वह फुसफुसाते हैं, अब यहाँ सिर्फ रूहों की सरगोशियां हैं। पीड़ित का परिवार भी बिखर गया। देवनाथ का छोटा भाई अदालत के बाहर रोता रहा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपना भाई खो दिया था, बल्कि इसलिए भी कि वह खुद को नाकाम महसूस कर रहा था। काश मैंने पहले हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने उसे टोका होता, तो शायद सावित्री इतनी हताश नहीं होती, उसने कहा। वह नफरत से नहीं, बल्कि पछतावे से रो रहा था। सावित्री के माँ बाप का हाल भी कम बुरा नहीं था। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके शरीर कांप रहे थे, जब उन्होंने अपनी उस बेटी को, जिस पर कभी उन्हें नाज था, मौत की सजा पाते देखा। हमने उसे सब्र करने को कहा था। हमने उसे पति की बात मानने की सीख दी थी, उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा। हमें क्या पता था कि वह सब्र एक खंजर में बदल जाएगा जो खुद ही मार डालेगा। दूसरी तरफ रोहन का परिवार भी टूट गया।
आजीवन कारावास की सजा सुनकर उसकी मां बेहोश हो गई। उसके भाई बहनों ने पड़ोसियों के शर्म से घर से निकलना बंद कर दिया। रोहन का नाम, जो कभी एक मिलनसार व्यापारी के तौर पर जाना जाता था, अब एक ऐसा धब्बा बन गया था जिसे जिंदगी भर याद रखा जाना था। गांव के लोग भी एक दूसरे को दोष देने लगे। कोई कहता, हम सब भी गुनहगार हैं। हम जानते थे कि सावित्री को सताया जा रहा था, लेकिन हम चुप रहे। कोई जवाब देता, लेकिन मार डालना कोई रास्ता नहीं है। गांव के माहौल में दरार आ गई थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। उस त्रासदी ने एक जान लेने से कहीं ज्यादा गहरे निशान छोड़े थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्सर अपने दफ्तर में अकेला बैठता। वह उस केस की फाइल को बार बार देखता। हालांकि सब कुछ खत्म हो गया था, उसका दिल भारी था। उसके लिए इंसाफ तो हो गया था, लेकिन वह जानता था कि इसमें कोई जीता नहीं था। मैंने कातिलों को पकड़ लिया, वह बुदबुदाता, लेकिन मैंने यह भी देखा कि कैसे इंसान सिर्फ बहुत लंबे समय तक दबाए गए जख्मों के कारण एक राक्षस में बदल सकता है। पत्रकारों के साथ एक छोटी सी बातचीत में विक्रम ने कहा, हम अक्सर हिंसा को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हिंसा सिर्फ मारपीट या लातघून से ही होती है, जबकि हिंसा शब्दों के रूप में भी हो सकती है, नीची नजरों के रूप में, या एक लंबी खामोशी के रूप में भी। वह जख्म इकट्ठा होता रहता है, जैसे पत्थर पर टपकता पानी, जब तक कि पत्थर भी टूट नहीं जाता। उसके शब्दों ने बहुत से लोगों को खामोश कर दिया। उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि शायद अनजाने में उन्होंने भी कभी किसी को इसी तरह से जख्म दिए थे। गांव के स्कूलों में शिक्षक अब इस कहानी को एक चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। वे छात्रों से कहते, बोलना सीखो और सुनना भी सीखो। अपने परिवार को एक ऐसा नर्क मत बनने दो जो खामोशी से जलता रहे। बच्चे गोल गोल आंखों से सुनते, कुछ डरे हुए, कुछ हैरान। रमा दीदी, वह करीबी पड़ोसन, अब वह चेहरा बन गई थी, जिन्हें अक्सर पूजा पाठ या गांव की सभाओं में बोलने के लिए बुलाया जाता था। वह हमेशा अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म करती, अगर रात में कोई पड़ोसी रो रहा हो, तो अपने कान बंद मत करो, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह रोना किसी त्रासदी की शुरुआत हो सकता है। इस बीच जेल की कोठरी में श्रीमती सावित्री अपने दिन प्रार्थना में बिता रही थी। उनका चेहरा और दुबला हो गया था, बाल तेजी से सफेद हो गए थे। उन्होंने कभी सजा का विरोध नहीं किया, कभी रहम की भीख नहीं मांगी। मुझसे गलती हुई, उसने एक रात एक गार्ड से कहा, लेकिन मैं भी एक इंसान थी जो थक गई थी। अगर भगवान अब भी मुझे माफ करना चाहें, तो यह सजा ही उनके पास वापस जाने का मेरा रास्ता बने। उसके शब्दों ने कुछ गार्ड्स को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वे उसकी आंखों में नहीं देख पाए। दूसरी तरफ रोहन बिल्कुल अलग था। जेल के अंदर वह गुस्से में था, सच्चाई को नकार रहा था, बार बार दूसरों को दोष दे रहा था। अगर उस औरत के लिए नहीं होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, वह चिल्लाता। लेकिन वह जितना चिल्लाता, लोग उसे उतना ही एक ऐसे आदमी के तौर पर देखते जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। इन सब के बाहर वह खाली पड़ा मछली फार्म अब एक डरावनी जगह बन गया था। बच्चे वहां अकेले जाने से डरते थे। बड़े बुजुर्ग बस तेजी से गुजर जाते, मुड़कर नहीं देखते। वह अब तालाब नहीं है, वह एक कब्र है, एक गांव वाले ने कहा। वहां से आने वाली कीचड़ की गंध को अब बदकिस्मती का प्रतीक माना जाने लगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हर बार जब रात में जोरदार बारिश होती है, तो वहां उन मछलियों के छटपटाने की आवाज आती है जो अब वहां है ही नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम एक बार फिर उस तालाब के किनारे खड़ा हुआ।
शाम की ठंडी हवा चल रही थी, कीचड़ की वही घनी गंध ला रही थी। उसने ठहरे हुए पानी को देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ मरे, देवनाथ। लेकिन असल में तुम बहुत पहले ही मर चुके थे, जब तुम्हारा घर घर नहीं रहा और एक जेल में बदल गया। वह जानता था कि यह त्रासदी सिर्फ एक परिवार के बारे में नहीं थी। यह उन बहुत से दूसरे परिवारों के लिए एक आईना थी, जो शायद अभी उसी खाई के किनारे पर चल रहे थे। वह खाई जिसका अंत रोने धोने से हो सकता था, तलाक से हो सकता था, या उससे भी ज्यादा अंधेरे में खत्म हो सकता था। हत्या। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और एक छोटी सी प्रार्थना की। उम्मीद है यह केस एक याद दहानी बने। कोई और घर ऐसा न हो जो खामोश हो पर जख्मों से भरा हो। कोई और आंसू ऐसा न हो जो खून में बदल जाए। और जब मच्छग्राम में सूरज डूबा, वह गांव अभी भी उदासी में लिपटा हुआ था। लेकिन इस सब के पीछे एक उम्मीद थी कि यह कहानी लोगों को और ज्यादा हिम्मत से बोलने और ज्यादा ध्यान से सुनने और जख्म को त्रासदी बनने से पहले रोकने के लिए प्रेरित करेगी। सजा के उन दिनों के बाद मच्छग्राम अपनी दिनचर्या में लौट आया। खेत अभी भी हरे थे, बाजार अभी भी भरा हुआ था, मंदिर की घंटियां अभी भी दिन में कई बार बजती थीं। लेकिन एक चीज थी जो कभी वापस नहीं आई, सुकून। जब भी लोग देवनाथ पोद्दार के उस पुराने मछली फार्म के पास से गुजरते, वे एक पल के लिए रुकते, घूरते और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाते। वह तालाब जो कभी दौलत का जरिया था, अब बस एक उदास गड्ढा बनकर रह गया था जो एक काली कहानी को सहेजे हुए था। कुछ लोगों के लिए यह केस एक तमाशा था। वे इसके बारे में ऐसे बात करते जैसे यह कोई सनसनीखेज ड्रामा हो। लेकिन आसपास के परिवारों के लिए यह केस एक जख्म था। बच्चे पूछते, सावित्री मालकिन को क्यों मरना पड़ा? रोहन चाचा वापस क्यों नहीं आएंगे? बड़े बूढ़े नम आंखों से जवाब देते, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया था, बेटा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने भारी मन से उस केस की आखिरी फाइल बंद की। वह जानता था कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन उसका दिल हल्का नहीं हुआ था। अपने नोट्स में उसने लिखा, इस केस का मुख्य पीड़ित सिर्फ वह नहीं है जो मर गया। असली पीड़ित वे सभी लोग हैं जो कभी उस घर में रहे थे। वे सभी जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने भरोसा किया, और वे सभी जो खामोश रहे। विक्रम को अनिल के शब्द याद आ गए, वह मुख्य गवाह जो गवाही देते वक्त कांप रहा था। मैंने न देखने का नाटक किया। यह एक सादा सा वाक्य था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। क्योंकि सिर्फ अनिल ही नहीं था जिसने न देखने का नाटक किया। पड़ोसियों ने भी न सुनने का नाटक किया, परिवार ने न जानने का नाटक किया, यहाँ तक कि आसपास के समाज ने भी नाटक किया कि सब कुछ ठीक ठाक है। खामोशी। वे सब उस पेट्रोल की तरह थे जिसने आग को भड़काया। एक शांत रात में विक्रम तालाब के किनारे खड़ा था। रात की हवा केले के पत्तों को सहला रही थी। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसने पानी को देखा जो चांद की रोशनी को दर्शा रहा था। यह सब एक ऐसे घर से शुरू हुआ जो घर बनने में नाकाम रहा। वह बुदबुदाया। एक ऐसा पति जिसने कभी सुनना नहीं सीखा, एक ऐसी पत्नी जिसने बहुत लंबे समय तक सब कुछ सहा, एक मक्कार नौजवान जिसने उस खालीपन का फायदा उठाया। और अंत में त्रासदी। वह जानता था कि यह कहानी लंबे समय तक सुनाई जाएगी, लेकिन वह उम्मीद करता था कि लोग सिर्फ खून और कीचड़ को याद नहीं रखेंगे। वह उम्मीद करता था कि लोग इसके पीछे का संदेश याद रखेंगे, कि बिना सम्मान के प्यार जहर है, बिना हद के सब्र एक जाल है, और हिंसा के सामने खामोशी एक और जुर्म है जो कम जानलेवा नहीं है।
अदालत देखने वालों के लिए मौत की सजा और आजीवन कारावास शायद इंसाफ लगे, लेकिन विक्रम के लिए वह सजा कोई जीत नहीं थी। वह बस उस लंबे रास्ते का आखिरी पड़ाव था जो जख्मों से भरा था। बच्चों ने माँ बाप खो दिए, माँ बाप ने बच्चे खो दिए, समाज ने एक मिसाल खो दी। कोई भी सच में नहीं जीता। वह मछली फार्म आखिरकार छोड़ दिया गया। किसी ने उसे दोबारा चलाने की हिम्मत नहीं की। तालाब खाली छोड़ दिए गए, जंगली घास उगाई, गंदला पानी मच्छरों का घर बन गया। लोगों का मानना था कि वह जगह भुतहा हो गई है, लेकिन विक्रम के लिए वह जगह रूहों की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की खामोशी की वजह से भुतहा थी। अगर बस किसी ने पहले पूछा होता, उसने उस रात कहा, तुम ठीक तो हो, तो शायद यह सब ऐसे खत्म नहीं होता। वापस जाने से पहले विक्रम ने एक छोटी सी प्रार्थना की। वह जानता था कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह उम्मीद करता था कि यह कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी बनेगी। परिवार के ज़ख्मों को सड़ने मत दो, क्योंकि जो ज़ख्म खामोश रहता है वह एक ऐसी त्रासदी बनकर फट सकता है जो सब कुछ निगल लेती है। कथावाचक और हम सब जो यह कहानी सुन रहे हैं, हमें सिर्फ डर पर ही नहीं रुक जाना चाहिए। हमें इससे सबक लेना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को सुनें। अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों पर ध्यान दें। किसी को भी एक परछाई की तरह जीने मत दो, जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से टूट चुका हो। क्योंकि देवनाथ पोद्दार, श्रीमती सावित्री और रोहन की यह त्रासदी सिर्फ मच्छग्राम की नहीं है। यह किसी की भी कहानी हो सकती है, कभी भी, कहीं भी। अगर हम धीमी सिसकियों के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं,